Hi everyone, this is Rajesh Yadav. I welcome you all to Divine Teaching. टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश पेडागोजी। आज मैं बात करूंगा लैंग्वेज का क्या मतलब है, मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, एक्विजिशन और लर्निंग इन मल्टीलिंगुअल एंड बाइलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट। वहीं पर हम लोग और अदर डायमेंशंस वाली बातें करेंगे। तो टुडे आई एम गोइंग टू ड्वेल अपॉन ऑल दोज डायमेंशंस सो वी कैन बी फास्ट एज मेनी एज पॉसिबल। इंग्लिश पेडागोजी के सारे कॉन्सेप्ट मैं आप तक पहुंचाऊंगा जो सीटेट जुलाई 2024 में पूछा जा सकता है। पहले मैं आज आप लोगों के सामने कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करूंगा, फिर आपके प्रीवियस क्वेश्चंस भी यहां पर रखूंगा। मैं उम्मीद दिलाता हूं कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा, खास करके इस टॉपिक पर जो क्लियर ना हो जाए। तो एक बार आप लोग अपनी स्वीकृति दर्ज कराएंगे कि दैट यू ऑल आर रेडी टू एंजॉय द सेशन। फटाफट आप लोग भागीदारी दर्ज कराएंगे, बी कैन बी फास्ट। जितने भी मेरे कक्षा में बंधु बांधव जुड़ रहे हैं उनसे मैं यह बता देना चाहता हूं कि ये टॉपिक सीटेट जुलाई 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका एग्जाम अभी होने वाला है जुलाई 2024 में। तो जितने भी ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक पर कमांड डेवलप करना बहुत जरूरी है। फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज क्या होता है, पहले तो लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, एक्विजिशन हम लोग कैसे करते हैं, लर्न कैसे करते हैं, लर्निंग और एक्विजिशन में क्या डिफरेंस है, यह भी मैं आप लोगों के लिए क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर इंग्लिश पेडागोजी फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज लेक्चर 1 है। कॉन्सेप्ट आज मैं बताऊंगा, इस पर आधारित प्रश्न भी आपके सामने मैं रखूंगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आज का टॉपिक जो है मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज है। आर यू गेटिंग? आपको ये समझना है कि पहले लैंग्वेज जो वर्ड है ये कहां से डिराइव किया गया है, इसका अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो इसलिए आप लोग देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि लैंग्वेज जो शब्द है यह लिंगुआ वर्ड से डिराइव किया गया है। लिंगुआ एक लैटिन वर्ड है। द लैटिन वर्ड लिंगुआ से, ये लैटिन वर्ड लिंगुआ से ये डिराइव किया गया है। किसे डिराइव किया गया? लिंगुआ से ये डिराइव किया गया, जिसका मतलब होता है टंग स्पीच। गेटिंग? अब आप कहेंगे कि इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, तो मेरे को लग रहा है कि मैक्सिमम लोगों को पता होगा लैंग्वेज का प्रयोग हम क्यों करते हैं। लैंग्वेज होता है क्या है, सभी जानते हैं। यह एक कम्युनिकेशन का टूल है, कम्युनिकेशन का माध्यम है, जिससे हम अपने फीलिंग्स को दूसरों तक पहुंचा देते हैं और दूसरे को फीलिंग को रिसीव कर लेते हैं। इट इनेबल्स इंडिविजुअल टू शेयर थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स टू अदर्स। गेटिंग? तो ये फैक्ट्स आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं, यहां पर आप लोग देखेंगे कहीं पर भी कोई दिक्कत होता है तो आप लोग पूछते रहेंगे। मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज मैंने अभी आपको बताया कि लिंगुआ वर्ड से बना हुआ है। ये डिराइव किया गया, किससे डिराइव किया गया भाई? लिंगुआ वर्ड से ये डिराइव किया गया। देख सकते हैं मैं भी लैंग्वेज के अंदर घुस गया हूं, मेरे भी दिमाग में लैंग्वेज भरा है। इसलिए यहां पर आप लोग देखेंगे लैंग्वेज जो शब्द है यहां पर मैंने आपको बताया। अब देखिए पूरी तरीके से लैंग्वेज जो है वो मेरे दिमाग में चला गया है। ठीक है, यहां पर मैंने बताया कि लैंग्वेज वर्ड है डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगुआ। अब आप कहेंगे कि लिंगुआ का क्या मतलब है, तो आप लोग देख सकते हैं लिंगुआ का जो मतलब है यहां पर क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैं प्रेजेंट कर देता हूं। इसका मतलब होता है, मीनिंग ऑफ लिंगुआ इज, जहां पर मैंने आपको बताया टंग या स्पीच के बारे में बात करते हैं। यहीं पर मैं दूसरे फैक्ट्स के बारे में बातें करने लगूं तो मैं आपको कहूंगा कि इट इज द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पीच एंड राइटिंग दैट इज यूज्ड बाय पीपल। आप सभी जानते हैं कि यह कम्युनिकेशन का एक पद्धति होता है जो स्पीच और राइटिंग में व्यक्ति के द्वारा यूज किया जाता है। सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पीच एंड राइटिंग दैट इज यूज्ड बाय पीपल। यहां पर सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बातें करते हैं तो दो तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि लैंग्वेज आखिर क्या है। व्हाट डू अंडरस्टैंड विद द वर्ड लैंग्वेज। गेटिंग? आइए हम लोग देख लेते हैं कि लैंग्वेज क्या है। और लैंग्वेज जो है अभी आंशिक रूप से लैंग्वेज के बारे में मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, देख रहे हैं ना यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहां पर आप लोग देखिए और इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर लैंग्वेज इज अ टूल फॉर कम्युनिकेशन, जहां पर मैंने आपको बताया लैंग्वेज इज अ मीन्स फॉर कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। जो फैक्ट्स मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि लैंग्वेज जो होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, इट इनेबल्स इंडिविजुअल टू कन्वे थॉट्स, आइडियाज, इमोशन, फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन टू अदर्स। आर यू गेटिंग?
फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो अपने आप ही क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा। लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स एंड रिफ्लेक्ट्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। लैंग्वेज जो है, जो हम लोग किसी भी चीज के बारे में जितना जानते हैं उस सारी चीजों को एक तरीके से रिफ्लेक्ट करने का माध्यम है। लैंग्वेज जो है कंस्ट्रक्ट करता है और रिफ्लेक्ट भी करता है हमारे अंडरस्टैंडिंग, जो रियलिटी की अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में। गेटिंग? जो भी हम समाज में सीखते हैं, जो भी हम समाज में समाज से गेन करते हैं वो समाज में हम देते भी हैं। गेटिंग? रिफ्लेक्ट करते हैं। आइए हम लोग दूसरे पॉइंट पर बात कर लेते हैं। जब हम लोग बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में तो लैंग्वेज सबसे बड़ी बात है कि हम दो तरीके से इसको क्या कर सकते हैं भाई, सीख सकते हैं, कमांड डेवलप कर सकते हैं। एक तरीका है, सभी को सर्वविदित होगा, कि जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में अर्जन कहते हैं। अर्जन का क्या मतलब होता है? मेरे को लग रहा है कि सभी लोगों को पता होगा कि जहां पर हम लोग लैंग्वेज को अक्वायर करते हैं वहां पर हम अनकॉन्सियस यानी सबकॉन्सियस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। न जानते हुए भी सबकॉन्सियस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सबकॉन्सियस प्रोसेस यहां पर होता है और आप अपने पड़ोसी, पड़ोसन, केयर गिवर्स, पेरेंट से सुन सुन करके उस भाषा पर कमांड डेवलप कर लेते हैं। इसी एक्विजिशन को अलग अलग नामों से जानते हैं। मेरे को लग रहा है कि मैक्सिमम लोग जानते होंगे। इसको हम लोग होम लैंग्वेज भी कह देते हैं, इसको हम लोग नेटिव लैंग्वेज भी कह देते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज भी कह देते हैं। L1 बोल देते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा L1 जो फर्स्ट लैंग्वेज भी बोल देते हैं इसी को। इसको हम लोग नेटिव लैंग्वेज, होम लैंग्वेज, और इसको ध्यान रखेंगे होम लैंग्वेज मैंने बताया, इसको वर्नैकुलर भी बोल देते हैं। वर्नैकुलर लैंग्वेज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एक्विजिशन के बारे में जब बात करते हैं तो यहां हम ग्रामर के कॉन्सेप्ट से परिचित नहीं होते। ना तो हमें यह पता होता है कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या है, उसके बावजूद भी हम लैंग्वेज पर कमांड डेवलप कर लेते हैं। एक दूसरा तरीका है, शायद आप लोगों को पता होगा, एक दूसरा तरीका जो है इसको जानने का, इसको हम लोग मदर टंग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई? इसको हम लोग मदर टंग भी बोल देते हैं। तो कहीं पर आप लिख लेंगे मदर टंग भी बोलते हैं, मातृभाषा। दूसरा जो तरीका है सीखने का वह है आपका लैंग्वेज को अक्वायर करने का। लैंग्वेज अक्वायर करने का तो मैंने आपको बताया ही, एक लैंग्वेज लर्न करते हैं, यानी लर्निंग होता है। क्या होता है भाई? लर्निंग होता है, जिसको हम लोग हिंदी में अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? अधिगम कहते हैं। तो आप कहेंगे कि अधिगम क्या होता है, तो यह मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं, एक बार आप लोग देखेंगे। और अधिगम के कॉन्सेप्ट को यदि मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं तो यहां पर कॉन्शियस प्रोसेस को यहां पर हम लोग फॉलो करते हैं। यहां पर होशो हवास में भाषा को आदमी सीखता है। इसीलिए इस भाषा को पता है हम लोग क्या कहते थे? L2 कहते हैं। यह घर पर बच्चा सीखता है इस भाषा को और इसको जा करके वह स्कूल में सीखता है। इसलिए लर्निंग, जिसको हम लोग अधिगम कहते हैं, इसको हम लोग टारगेट लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। टारगेट लैंग्वेज, इसको हम लोग स्कूल लैंग्वेज भी कह देते हैं। स्कूल लैंग्वेज, इसको हम लोग सेकेंड लैंग्वेज भी कह देते हैं। क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज तो बच्चा घर में सीखता है, मदर फादर से सीखता है, पेरेंट्स से सीखता है। तो यहां पर ये आपका लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग अक्वायर कर सकते हैं या लर्न करके सीख सकते हैं। अब बड़ी बात है कि जब हम लोग लैंग्वेज के बारे में बात कर ही रहे हैं तो यह भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर जब लैंग्वेज के बारे में आप बात कर रहे हैं तो दूसरा फैक्ट्स आपको ये बताना चाहता हूं कि लैंग्वेज का जो फंक्शन है वह क्या है। बड़ी बात है कि लैंग्वेज का जो फंक्शन है वह क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। सभी नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर देना चाहूंगा कि लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में जब भी हम लोग बात करते हैं, दो फैक्ट्स को आप लोग ध्यान रखें, और वह पता है क्या है? वह यह है कि लैंग्वेज सर्व्स एज अ टूल फॉर सोशल इंटरेक्शन, enabling individual to negotiate relationships. It facilitates cooperation, conflict resolutions, persuasions, and the exchange of ideas within social group and command के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। और दूसरा फैक्ट्स प्रेजेंट करने से पहले मैं आप लोगों के सामने ये क्लियर कर देता हूं कि जब भी इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने आए तो वहां पर आप कमांड जो डेवलप करना चाहिए, कमांड आपको होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, ताकि कोई भी प्रश्न आपके सामने आए तो इस पर आप आसानी से सीख लें। ठीक है, चलिए
फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज मैं आपको बताना चाहूंगा कि फंक्शन ऑफ लैंग्वेज क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लैंग्वेज जो होता है ये टूल फॉर सोशल इंटरेक्शन होता है। सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं। इट enabling individual to negotiate relationship, facilitates cooperation, conflict resolution, persuasion and exchange of ideas within social group and communities। ये काम है किसका भाई? फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। बड़ी बात है कि जब हम फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो यह हम नहीं बोल सकते कि माइकल हैलिडे ने इस पर 7 तरह के अपने ना फंक्शंस के बारे में उन्होंने बताया है कि फंक्शंस लैंग्वेज के 7 होते हैं। वह क्या क्या होते हैं यह भी मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर देता हूं। जब किसके बारे में बात करते हैं हम लोग? माइकल हैलिडे। वह एक प्रोमिनेंट लिंग्विस्ट हैं जिनका एक वर्क है सिस्टेमिक फंक्शनल लैंग्वेज, फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स, जिसको हम लोग सिस्टेमिक फंक्शनल लिंग्विस्ट के बारे में बात करते हैं। SFL भी बोल देते हैं इसको। He proposed a theory of outlining 7 functions of languages, जिसमें वो ये बताते हैं प्राइमरली फोकसिंग ऑन हाउ चिल्ड्रन डेवलप लैंग्वेज स्किल्स, कैसे बच्चा लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करता है। तो उन्होंने एक ना जो फैक्ट्स यहां पर प्रेजेंट किया था वह पता है क्या है माइकल हैलिडे ने? माइकल हैलिडे ने सिस्टेमिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स उनका एक वर्क था जिसको कई जगहों पर SFL के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें माइकल हैलिडे ने ही प्रपोज्ड आउटलाइनिंग 7 फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। तो ये मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर देता हूं कि 7 फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज कौन कौन से हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं यहां पर 7 फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज कौन कौन से हैं। माइकल हैलिडे ने दिया था 7 फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, जिसको मैंने अभी आपको बताया कि एक लिंग्विस्ट है और इन्होंने ही 7 फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात किया था। वहां पर इन्होंने बताया था कि हाउ चिल्ड्रन डेवलप लैंग्वेज स्किल्स। देख लीजिए आप लोग यहां पर। A prominent linguist is known for his work in systemic functional linguistics. He proposed a theory outlining 7 functions of language, primarily focusing on how children develop language skills. कैसे बच्चा वहीं पर भी लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करता है, इसी के बारे में बात करते हैं। और यहां पर वो 7 तरह के फंक्शंस बताते हैं, जिसमें इंस्ट्रूमेंटल, रेगुलेटरी, इंटरेक्शनल, पर्सनल, इमेजिनेटिव, रिप्रेजेंटेशनल और ह्यूरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। यहां पर 2 फैक्ट्स मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा और वह फैक्ट्स पता है क्या? थोड़ा सा मैं यहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से रख देता हूं ताकि आप लोगों को भी समझने में दिक्कत न हो। गेटिंग? चलिए तो आते हैं हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। और जहां पर मैंने आपको बताया कि 7 फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज क्या है, जिसमें हम लोग बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल के बारे में, वहीं पर हम लोग बात करते हैं रेगुलेटरी के बारे में, इंटरेक्शनल के बारे में। तो यहाँ पर ये फैक्ट्स आप लोग ध्यान रखेंगे। फंक्शनल, वहां पर बात करेंगे हम लोग इमेजिनेटिव के बारे में, वहीं पर बात करते हैं हम लोग पर्सनल के बारे में, रिप्रेजेंटेटिव के बारे में, ह्यूरिस्टिक के बारे में। तो यहाँ पर ये 7 फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज आपको देखने को मिल रहे होंगे। 7 फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, 7 फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज किसके द्वारा दिया गया था भाई? 7 फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज किसके द्वारा दिया गया था? माइकल हैलिडे के द्वारा। माइकल हैलिडे के द्वारा। माइकल हैलिडे क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया एक लिंग्विस्ट है जिन्होंने, इनका एक वर्क है बहुत ज्यादा फेमस प्रोमिनेंट वर्क इनका, सिस्टेमिक फंक्शनल लैंग्वेज। उसमें इन्होंने 7 तरह के लैंग्वेज के कार्य बताए हैं और वह क्या है एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 आइए हम लोग बात। इसको याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका पता है क्या? इसको यदि मैं याद करने के तरीका बताऊं तो मैं इसको कहूंगा कि इसको I3R² PH में रख लेता। यहां पर I3 का क्या मतलब है? I से बनने वाले, I लेटर से 3 वर्ड्स बनेंगे, R से 2 लेटर बनेंगे। देखेंगे I से आपके सामने इंस्ट्रूमेंटल, इंटरेक्शनल और यहां पर आपका इमेजिनेटिव। R से 2 बनेंगे जहां पर हम लोग रेगुलेटरी और रिप्रेजेंटेशनल के बारे में बात करते हैं। और P का मतलब पर्सनल और H का मतलब ह्यूरिस्टिक, शोध करना। दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने में प्रेजेंट कर देता हूं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डोंट
waste your time and try to assimilate each and every facts. What do you understand by instrumental? Instrumental का मतलब होता है जहां पर आप सेटिस्फाई करते हैं अपने फिजिकल, इमोशनल और सोशल नीड्स को। कैसे भाई? जैसे आपको गाड़ी चाहिए, आपको बस चाहिए, आपको खाना चाहिए, तो आप वहां पर क्या करेंगे भाई? या आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, तो एक तरीके से इसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल को हम लोग पता है क्या कह देते हैं? सहायक कार्य बोल देते हैं, भाषा का सहायक कार्य। तो दिस इंस्ट्रूमेंटल इन द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इट इज यूज टू सेटिस्फाई फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल नीड्स। तो जहां पर आपके सोशल जो भी इमोशनल नीड्स होते हैं या फिजिकल जो नीड्स होते हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए इस भाषा के कार्य का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं। आइए दूसरे फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं, और दूसरा फैक्ट्स आपके सामने मैं प्रेजेंट कर देता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटिव। रेगुलेटिव से आप कमांड करते हैं टू अदर्स, कमांड द बिहेवियर्स ऑफ अदर्स। कैसे भाई? इट इज यूज टू कंट्रोल द बिहेवियर्स ऑफ अदर। जैसे आप कहते हैं डोंट कम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर, कम हियर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो एक तरीके से यहां पर हम लोग इसको डायरेक्टिव फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज भी कई जगहों पर कहा गया है, ठीक है। लेकिन माइकल हैलेडे ने डायरेक्टिव फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज को रेगुलेटरी बोले हैं। यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह आपका पता है क्या है? यहां पर मैं इसको थोड़ा सा इधर रख देता हूं, जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल का कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि इंस्ट्रूमेंटल क्या है। एक मिनट के लिए आप लोग देखेंगे यहां। इंस्ट्रूमेंटल तो मैंने बताया। इंटरेक्शनल का क्या मतलब? इंटरेक्शनल का मतलब होता है इट इज यूज टू स्टेब्लिश सोशल रिलेशनशिप। समाज में हम एक तरीके से ना रिलेशनशिप इंटरेक्ट ना दूसरों से इंटरेक्ट होते समय स्टेब्लिश करते हैं, इसके लिए आपका सोशल ना इंटरेक्शनल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इंटरेक्शनल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज का दूसरा कॉन्सेप्ट आपको यहां बता देता हूं। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है जहां पर एक तरीके से आप क्या करते हैं भाई? शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, इन्वेंट करते हैं और एक दूसरी दुनिया आप अपनी बनाते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। आप लर्न अबाउट वर्ल्ड अराउंड और एक्सपेरिमेंट करते हैं दुनिया में, और अलग अलग तरीके से आप नॉलेज को गैदर करते हैं। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन का मतलब होता है जहां पर आप दुनिया के बारे में लर्न करते हैं, सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। गेटिंग मी? चलिए, तो यहां पर आपके सामने दूसरा फैक्ट्स प्रेजेंट कर देता हूं, और इसको आप लोग देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप पूछते रहेंगे। गेटिंग मी? चलिए, तो यहां पर मैंने आपको बताया ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है लर्न, लर्न अबाउट वर्ल्ड अराउंड। एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग इसको, इसीलिए हम लोग इसको शोध करना भी बोल देते हैं, जहां पर हम लोग शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। दूसरा फैक्ट्स आपके लिए मैं प्रेजेंट कर देता हूं, जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेशनल बोलते हैं। तो रिप्रेजेंटेशनल का क्या मतलब? एक तरीके से जो भी हमारे थॉट्स, जो भी हमारे डेवलप होते हैं फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन, हम लोग क्या करते हैं भाई? वहां पर कन्वे करते हैं। जो भी फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन होता है रिप्रेजेंटेशनल में, इट इज यूज टू कन्वे फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज के बारे में मान लीजिए आपको जानकारी है और वह फैक्ट्स आपको, आप किसी को बता देते हैं, इंफॉर्मेशन बता देते हैं, तो वहां पर रिप्रेजेंटेशनल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है इमेजिनेटिव। मेरे को लग रहा है कि इमेजिनेटिव के बारे में आप लोगों को क्लैरिटी होगा, नहीं तो बता देना चाहूंगा। You intended to play with the words. This language is used to play with the words, like philosophers, poets, जो भी आपके कवि होते हैं तो शब्दों के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट इमेजिनरी वर्ल्ड एंड टेल स्टोरीज, एक ना आप काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं, शब्दों के साथ खेलते हैं, जैसे कवि लोग खेलते हैं वैसे आप भी खेलते हैं। एक होता है पर्सनल, जहां पर हम क्या करते हैं? इट इज यूज टू एक्सप्रेस, it is used to express feelings and individuality. It means a child might use this function to talk about their likes and dislikes. उसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, और वह अपने एक्सपीरियंसेस को जब शेयर करता है तो वहां पर हम लोग बोलते हैं वो पर्सनल, यानी व्यक्तिगत जो फीलिंग्स होती हैं। हमने आपको बताया टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इंडिविजुअलिटी, जहां पर चाइल्ड यूज करता है अपने ना लाइकिंग और डिसलाइक्स को और अपने एक्सपीरियंसेस को वहां पर शेयर करता है। इट मीन्स दिस लैंग्वेज इज यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इंडिविजुअलिटी। गेटिंग? चलिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्विजिशन एंड लर्निंग इन बाइलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम लोग भाषा के बारे में जब बात करते हैं तो यहां पर ये समझ लीजिए कि जब भी हम लोग भाषा के बारे में बात करते हैं तो वह क्या होता है भाई? स्पीकर जो होता है वो तीन तरह के होते हैं, एक मल्टीलिंगुअल होते हैं, एक आपके बाइलिंगुअल होते हैं, एक मोनोलिंगुअल होते हैं। तो यहां पर मोनोलिंगुअल में जहां पर एक भाषा जानने वाला व्यक्ति होता है उसको मोनोलिंगुअल बोलते हैं। जो एक से ज्यादा यानी दो जानता है उसको बाइलिंगुअल बोल देते हैं।
और जो एक से ज्यादा यानी आपके सामने 2-3 जानता हो तो उसको क्या बोलेंगे, 3 जानता हो तो उसको हम लोग मल्टीलिंगुअल बोल देते हैं। इसका मतलब जब हम लोग बात करेंगे बाइलिंगुअल के बारे में, मल्टीलिंगुअल के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये एक भाषा जानता है, ये 2 जानता है, और मल्टीलिंगुअल 2 से ज्यादा जानता है। क्या जानता है भाई? मल्टीलिंगुअल 2 से ज्यादा। ध्यान रखना है बाइलिंगुअल के अंतर्गत द यूज ऑफ टू लैंग्वेजेस एज मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द क्लासरूम बिफोर द स्टूडेंट्स, जहां पर हम लोग बच्चों को समझाने के लिए 2 भाषाओं का प्रयोग करने लगते हैं ताकि इजी तरीके से बच्चे जो हैं वो असिमिलेट कर लें फैक्ट्स एंड फिगर और कॉन्सेप्ट को, तो वहां पर हम लोग बाइलिंगुअल होते हैं। मल्टीलिंगुअल का मतलब होता है जहां पर हम लोग सब्जेक्ट मैटर्स को 2 से ज्यादा भाषाओं में इंस्ट्रक्ट करते हैं। बाइलिंगुअल में सब्जेक्ट मैटर कंटेंट को हम लोग 2 भाषाओं में एक्सप्रेस करते हैं। ये आपका बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का कैरेक्टरिस्टिक है। यहाँ पर 2 से ज्यादा यानी 3 भाषाएं जानता है, यानी 2 से ज्यादा भाषाएं जानता है, तो उसको हम लोग मल्टीलिंगुअल कहते हैं। बाइलिंगुअल, जहां पर मैंने अभी आपको बोला कि बाइलिंगुअल एजुकेशन का मतलब होता है जहां पर हम 2 भाषाओं को यूज करते हैं एज मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो बाइलिंगुअल में 2 भाषा का प्रयोग हम लोग अपने सब्जेक्ट मैटर कंटेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बाइलिंगुअल एजुकेशन का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द यूज ऑफ टू लैंग्वेजेस एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दैट इज द टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर कंटेंट। इसमें 2 भाषाओं में बताते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक होता है बाइलिंगुअल एजुकेशन का। जब हम 2 से ज्यादा में पढ़ाते हैं तो वह बाइलिंगुअल मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं और दूसरे फैक्ट्स को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं और इसको आप लोग एक बार ध्यानपूर्वक देखेंगे जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन रिफर्स टू यूज ऑफ 2 और मोर लैंग्वेजेज इन एजुकेशन सिस्टम। इसका मतलब होता है मल्टीलिंगुअलिज्म एंड मल्टीलिटरेसी। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का खास करके एम यह है कि वहां पर भांति भांति प्रकार की भाषा बोलने वाले स्टूडेंट्स के अंदर एबिलिटी डेवलप कराई जाए। ठीक है, मल्टीलिटरेसी डेवलप कराई जाए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जहां पर हम लोग बात करते हैं बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल के बारे में। यूज ऑफ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, आपको मैंने बताया कि जनरल टर्म रिफरिंग टू 2 और मोर लैंग्वेजेस। बाइलिंगुअल एजुकेशन 2 भाषाओं का प्रयोग करते हैं मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए क्लासरूम। तो ये आपका मल्टीलिंगुअल और बाइलिंगुअल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है। बड़ी बात यह है कि आपको जब आपके सामने कहा जाए मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिता, बहुभाषिता जो होती है वह स्पीकर की एबिलिटी होती है जहां पर 2 या 2 से ज्यादा भाषा, 2 से ज्यादा भाषाओं में इजी तरीके से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करता हो। Multilingualism is the ability of a speaker to communicate effectively in 3 or more languages. ध्यान रखेंगे मल्टीपल लैंग्वेजेस, जिसको हम लोग पोलीग्लॉट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम लोग? पोलीग्लॉट भी कह देते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां पर हमने आपको बताया कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है एबिलिटी ऑफ अ स्पीकर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन 3 और मोर लैंग्वेजेस। जहां पर व्यक्ति बोल सकता है मल्टीपल लैंग्वेजेस, उसको हम लोग पोलीग्लॉट कह देते हैं। मल्टीलिंगुअलिज्म इंटीग्रल पार्ट होता है, आइडेंटिटी होती है किसी भी चाइल्ड का, वो प्रोमिनेंट फीचर होता है। सभी जानते हैं कि यदि मान लीजिए कई सारी भाषाएं बच्चा बोलता है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक छाप तो छोड़ ही देता है समाज में या जहां कहीं पर भी रहता है। इट इज वेरी कॉमन टू फाइंड आउट बाइलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट्स इन इंडियन क्लासरूम। आप सभी जानते हैं कि इंडियन क्लासरूम में 2 या 2 से ज्यादा भाषाएं बोलने वाले बच्चे बहुत ईजी तरीके से और ईजिली मिल जाते हैं। आर यू गेटिंग? तो यहां पर मैं आपको ये क्लियर करने का प्रयास करता हूं कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसके बारे में भाई, इसके अब बेनिफिट क्या है जो मल्टीलिंगुअल और बाइलिंगुअल के हैं, तो वह भी मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर देता हूं। इसको आप लोग नोट कर लेना कि क्या क्या बेनिफिट है। जब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ रेजिंग बाइलिंगुअल एंड मल्टीलिंगुअल चिल्ड्रन, तो वहां पे 3 बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। कॉग्निटिव बेनिफिट्स होता है, वहीं पर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट्स बच्चों का होता है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं वहां पर, और एक तरीके से वहां पर बच्चा अलग अलग डायमेंशंस पर ना अपने आप को परफेक्ट पाने का प्रयास करता है। कॉग्निटिव बेनिफिट्स जिसमें बच्चों का माइंड बहुत ज्यादा शार्प होने लगता है, वो भी मैं बताऊंगा। सोशल और इमोशनल बेनिफिट और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट्स के पास होता है, और वह चीजों को क्या करने लगता है,
एक तरीके से दुनिया के हर एक दरवाजे मार्केट जॉब जो है उसके लिए खुला रहता है। इसमें फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, बहुत ज़्यादा फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आइए हम बात कर लेते हैं कॉग्निटिव बेनिफिट्स और ये क्या होते हैं। जब हम कॉग्निटिव बेनिफिट्स के बारे में बातें करते हैं तो मैंने आपको बताया कि इसमें बच्चों का एक तरीके से माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होता है। यानी the work of the benefit of multilingual and bilingual students, कॉग्निटिव बेनिफिट्स में क्या होगा, शार्पर माइंड्स और इनहैंस्ड लिटरेसी। इनहैंस्ड लिटरेसी का मतलब जब बहुत ज्यादा बच्चों को अलग अलग भाषाओं से के लिए एक्सपोज करेंगे, बहुत सारी भाषाएं सिखाएंगे, तो उनका माइंड जो है बहुत लार्ज स्केल पर किसी भी भाषा के स्ट्रक्चर्स और उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए विकसित हो जाएगा। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट पर बातें करते हैं तो एक तरीके से स्ट्रांगर कल्चरल आइडेंटिटी होता है, यहाँ पर सोशल स्किल्स सुधरता है और वहीं पर इमोशनल रेगुलेशन, यानी दो से ज्यादा भाषा कोई व्यक्ति जानता है तो मैं आपको बताऊं कि भाषाविद का ये कहना है कि बच्चा इजिली अपने नेगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल कर लेता है। और जहां पर हम लोग फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करते हैं, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी के बारे में यदि बातें करने लगे तो आपको बताना चाहूंगा कि वाइडर करियर ऑप्शंस होता है और मल्टीलिंगुअलिज्म इज एन एसेट्स फॉर द इंडिविजुअल, और ये अलग अलग डायमेंशंस पर हमें देखने को मिलता है। जैसे देख लीजिए आप, यहाँ पर हमने आपको भी बताया कि मल्टीलिंगुअल के बारे में कॉग्निटिव बेनिफिट क्या होगा, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चों का। यहाँ पर दूसरा फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वह क्या है ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के बारे में क्या, वाइडर करियर ऑप्शंस, और जहां पर हम लोग बात करते हैं दुनिया के जो जॉब मार्केट जो है वहां पर अलग अलग तरीके से बच्चों को आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर अलग अलग जगहों पर उनके लिए नौकरी मतलब एक तरीके से ओपन रहती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट पर दो से ज्यादा भाषाएं जानते हैं तो आप अपने आप को इजी तरीके से क्या कर लेंगे भाई, एक्सप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, आइए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं कि जब हम लोग बात करते हैं दूसरे फैक्ट्स और फिगर पर तो वहां पर भी आपको क्लैरिटी होना चाहिए। गेटिंग, तो ये फैक्ट्स एंड फिगर था। तो आज के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे डायमेंशन से बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, गॉट बबलिंग स्माइल। दिस इज राजेश यादव साइनिंग आउट द सेशन। बाय बाय, टेक केयर। क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर बताएंगे, इस पर भी हम लोग बातें करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से बातें करेंगे और कहीं पर भी दिक्कत होगी तो उसको हम लोग आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, थैंक्स अलॉट। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, विद बबलिंग स्माइल। दिस इज राजेश यादव साइनिंग आउट द सेशन। और आगे से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। क्या कराऊंगा भाई, यहाँ पर मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी कराऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रहे। मैं नेक्स्ट क्लास से जब भी मैं आपके सामने क्लासेस लूंगा तो कोशिश करूंगा कि शाम को ही क्लासेस लूं, 5-1 बजे के आसपास या 6 बजे के आसपास। और वहां पर मैं जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वहां पर उन सभी क्वेश्चंस को प्रेजेंट करूंगा, ताकि आप लोगों का एग्जाम जो है वह बेहतरीन तरीके से निकल जाए। तो मेरा टारगेट है कि सीटेट सीटेट 2024 में जुलाई में जो होने वाला है तब तक मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूं। मेरा मोटिव है सिर्फ प्रैक्टिस पर, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और इसको हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से डील करेंगे। ठीक है, टाइमिंग मैं डिसाइड कर लूंगा कि कब ना पढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, गुड बबलिंग स्माइल। दिस इज राजेश यादव साइनिंग आउट द सेशन। बाय बाय, टेक केयर। क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।